नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तक्षशिला यूके में। देखिए, हमारी प्यारी सी करंट अफेयर की क्लास जो है वो लगातार चलती जा रही है। आप लगातार बने रहिए और देखिए बस मेरे साथ महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए, ये जो क्लास है हमारी वो यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी, इसके अलावा देखिए आप एसएससी, रेलवे या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर करंट अफेयर्स आती है, उन सब के लिए ये क्लास पूरी लाभदायक होगी। आप सभी को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर फ़ायदा भी आपको हो रहा होगा, आप बिल्कुल महसूस कर पा रहे होंगे। कोशिश करी जाती है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसमें डाल दिए जाएं। इसके अलावा देखिए ये क्लास आपकी ARO, वीडियो, उत्तराखंड SI, बंदी रक्षक या लोअर PCS, अपर PCS जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी में ये महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से अगर आपने यूके पीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं वो देखी हों तो उनमें कुछ इसी तरीके के आंकड़े आपको मिल रहे हैं। ये फाइनेंशियल 2023 का आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि भारत के लिए जो कच्चा तेल है उसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया बेटा, वो रूस बन गया है। यानी कि भारत को सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल आता है वो कहाँ से आता है, रूस से आता है। और भारत देखिए कच्चे तेल का जितनी हमारी आवश्यकता है उसका 85% हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपूर्तिकर्ता रूस है, रूस के बाद सऊदी अरबिया और सऊदी अरबिया के बाद इराक। ठीक है, और भारत कच्चे तेल के मामले में उपभोक्ता और आयात करने की स्थिति में ये तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, ये रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर पेपर में ध्यान दिया हो तो ऐसी रैंकिंग्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है इन दिनों, क्योंकि ये आंकड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं और देश के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति रूस करता है और भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता की स्थिति में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये चेन्नई के अंदर बनाया जा रहा है और IIT परिसर के अंदर इसे स्थापित करा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना IIT परिसर के अंदर। इसके अलावा इसकी जो शिलान्यास किया है वो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, जो हमारे केंद्रीय पोत, परिवहन, जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, पोत, परिवहन, जल मार्ग और आयुष मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं। इन्होंने ये इसका शिलान्यास किया है। दूसरी बात, ये जो बनाया जा रहा है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स, ये सागरमाला परियोजना को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, सागरमाला परियोजना यानी कि जो तटीय राज्य हैं उन सबको जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, वो आप भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो सैन्य सलाहकार है वो अभी कौन बन गए हैं, हमारे एयर मार्शल संदीप सिंह जी को सैन्य सलाहकार बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का। पहले ये उत्तराखंड के ही हुआ करते थे, पौड़ी के जनरल अनिल चौहान जी, उनका स्थान कौन लेंगे, अब एयर मार्शल संदीप सिंह उनका स्थान लेंगे। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में आपसे बात करूं तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो काम है वो हमारे देश को सलाह देना और प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसमें सलाह देना, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। इसके अलावा अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करूं तो वर्तमान में कौन है, वो अजीत डोभाल जी हैं। ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो सलाहकार थे वो कौन थे, वो ब्रजेश मिश्रा हुआ करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संदीप सिंह जी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए UAE इंपॉर्टेंट होता है, तो UAE से जुड़े भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा आप ढंग से देखना और महत्वपूर्ण बन जाती हैं, क्योंकि UAE ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है 1 बिलियन मील्स एंडोवेंट अभियान। यानी कि जो लोग वंचित रह जाते हैं, खाने से पोषण नहीं मिल पाता है, खाने की कमी हो जाती है, अन्नों की कमी हो जाती है, उन लोगों के लिए ये कोशिश करी जा रही है कि ये प्रोग्राम चलाया जाए। UAE चला रहा है, ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस एमिरेट्स
एयरलाइंस बन गई है, आपने इसका नाम भी सुना होगा एमिरेट्स एयरलाइंस। शायद आपने, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने अंपायर्स को देखा होगा, और अंपायर्स की जो ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी होती है, उस पर आपको एमिरेट्स एयरलाइंस की ऐड मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भारत और यूएई जो आपस में है वो डेजर्ट फ्लैग जो 8वीं होगी, 8वां जो इसका संस्करण होगा डेजर्ट फ्लैग का, उसका सैन्य अभ्यास करेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये महत्वपूर्ण हो सकता है। यूएई में भी क्या करा गया है, जो एक शहर है उनका अल मिन्हाद शहर, उसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया है। देखिए भारत में तो नाम बदलते रहते हैं, ये परंपरा आ गई है नाम चेंज करने की, उसका असर शायद यूएई पे भी देखने को मिल रहा है, और अल मिन्हाद शहर का नाम हिंद शहर हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें दुनिया के पासपोर्ट को कि पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट किसमें है, उसमें शीर्ष नंबर पे कौन आया है, वो यूएई आया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की जो अधिवेशन या एक जो हुआ है वो आबू धाबी के अंदर हुआ है यूएई में। इसके अलावा देखिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 41वां शाहजहां इंटरनेशनल पुस्तक मेला, उसकी शुरुआत भी कहाँ हुई है, यूएई के अंदर हुई है। इतनी बातें यूएई से बन रही हैं। देखिए सारी बातें आप ज़रूर ध्यान रखिए, मोटा मोटा देख लीजिए, एक बार कभी मन करे बीच में रिवीजन कर लीजिए। वीकली क्लास जब आएगी तो वीकली क्लास में मैं जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो सब मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये एक संगठन है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का ही है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ परिवर्तन हुआ है कि उसके नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा को क्या करा गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब ये एनटीआरओ है क्या, भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करती है, ठीक है, याद रखना है। ये खुफिया एजेंसी है भारत की तकनीकी, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है, ये 2004 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये नई दिल्ली के अंदर स्थापित करा गया है। महत्वपूर्ण बनता है एनटीआरओ, नए अध्यक्ष अरुण सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए ये क्रॉस कोर्ट एक आत्मकथा है, किसकी है, जयदेव मुखर्जी साहब की, और ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ये पता चल जाएगा, क्रॉस कोर्ट है ना, टेनिस खिलाड़ी हैं जयदेव मुखर्जी। इसमें जयदेव मुखर्जी ने उनके द्वारा जो भी संघर्ष किया गया है टेनिस को लेकर के, कैसे कैसे खेले, कैसे कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, कैसे अपने आप को एक लेवल पर लेके गए, ये सब बातें उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंदर जयदेव मुखर्जी साहब ने बताई है क्रॉस कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ इम्पोर्टेंट आत्मकथा है जो महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे ज़रूर देखेंगे। देखिए इसमें एक आत्मकथा है जिसका नाम है गोल, ये किसकी है, मेजर ध्यानचंद जी की। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, आप सभी जानते हैं धावक थे। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम, हमारी ज़बरदस्त विश्व चैंपियन मैरी कॉम है जो बॉक्सिंग करती हैं, ज़बरदस्त है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है, सर सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, प्लेइंग इट माई वे, और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की है। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा जी की है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। एट क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रहे हैं और अभी दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनके डगआउट में उनकी बुरी होती स्थिति का ध्यान रख रहे हैं या देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं तो ये कहूँगा कि आप अच्छे से नोट्स बना लें। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर पीडीएफ उपलब्ध करवा दीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये कहाँ बनने जा रहा है, ये केरल के अंदर बनने जा रहा है। और केरल में वहाँ की राजधानी तिरुअनंतपुरम जो जगह पड़ती है वहाँ पे ये देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क बनेगा, ठीक है, जिसका शिलान्यास हमारे जो नरेंद्र मोदी सर हैं प्रधानमंत्री महोदय उन्होंने किया, ठीक। देश के अंदर पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे हो रही है, ये भी केरल के अंदर हो रही है, ठीक है, वाटर मेट्रो की शुरुआत। देखिए कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को इसमें आपस में जोड़ा जाएगा वाटर मेट्रो में। अभी मैं वाटर मेट्रो दिखाता भी हूँ आप लोगों को। और एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना की शुरुआत भी कहाँ से करी गई है, ये केरल से ही करी जा रही है। एक पंचायत एक खेल मैदान केरल के अंदर कोशिश करी जा रही है कि वहाँ प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। देखिए पहली वाटर मेट्रो चलाने वाले हैं हम लोग केरल में, और ये रही हमारी वाटर मेट्रो। यानी कि इसमें क्या करा गया है कि एक बोट बनाई गई है और उस बोट को एक
ज़्यादा सीटर्स के साथ बनाया गया है जिसमें लोग बैठ करके सफ़र करें, और उसके आसपास के केरल और उसके कोची और उसके आसपास के जो 10 द्वीप हैं उन 10 द्वीपों को आपस में जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, जिससे लोग एक कनेक्टिविटी बढ़ा सकें और केरल भी क्या कर सके, पर्यटन में भी उन्नति कर पाए। तो ये कोशिश है सरकार की वहाँ की। ठीक है, तो ये रही हमारी वाटर मेट्रो। ठीक है, पहली है तो इसलिए महत्वपूर्ण भी बन जाता है। देखिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर हैं, वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि वो प्लास्टिक जो आप एक बार लेते हैं और उसे फेंक देते हैं, ऐसी प्लास्टिक का इस्तेमाल अब मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके अंदर वर्जित होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो मध्य प्रदेश से हो सकती हैं वो कि पर्यटन प्रोत्साहन योजना वहाँ पर शुरू करी गई है, जिसमें 5 जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और गोड पेंटिंग को वहाँ क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। देखिए जीआई टैग और ये किसे किसे मिला है अभी हाल फिलहाल में, ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जीआई टैग को पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किसे किसे मिला है, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे पार्ट हो सकते हैं जीआई टैग के लिए, इन सब की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। तो आप जीआई टैग की वीडियो को मैं ज़रूर देखेंगे, जल्दी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए 53वां जिला बना है मऊ, मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया है मऊ, जो 53वां जिला होगा मध्य प्रदेश का, और यूपी के बाद ये नंबर 2 पर शायद पहुंच गया है। और ये 7वां इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना 7वां इंटर धर्म सम्मेलन। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया कि ऑपरेशन कावेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है कहाँ पे, सूडान से में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को भारत में वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। लगभग 500 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और उन्हें भारत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान दिया हो यूकेपीएससी क्या कर रहा है, लगभग ऐसे ऑपरेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो एक आध पेपर में ज़रूर पूछ रहा है। ठीक है, अभी भूकंप पूछा था है ना, तुर्की वाला, उसके अलावा वो उस पर कौन सा ऑपरेशन चला गया था, दोस्ती या दोस्त जो चलाया गया था, वो ये सब बातें पूछ रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी जो यूनाइटेड किंगडम है यानी कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री महोदय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, पेपर में बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूके ने सम्मानित किया है हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से। ठीक, और ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर्सनली कि सचिन तेंदुलकर सर 50 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर जो बोरिया मजुमदार साहब हैं उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है, सचिन @50 यानी सचिन 50, ये उनकी पुस्तक है, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इनके नाम पे जो ऑस्ट्रेलिया में है एक गेट भी बनवाया गया है। देखिए कितने सम्मान की बात है कि उनके नाम पे, सचिन तेंदुलकर सर के नाम पे एक गेट भी कहाँ पे बनवाया गया है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, मैंने पीछे डाल दी थी, आप वहाँ से देख लेंगे, प्लेइंग इट माई वे। देखिए सर सचिन तेंदुलकर अपने आप में ज़बरदस्त हैं, उनका फ़ोटो भी यहाँ पर मैंने दिया गया है। एक लड़का बचपन में सपना देखता है क्रिकेट खेलने का, लगातार क्रिकेट खेलता है, ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं छोटी उम्र से, बड़े बड़े खतरनाक, उस समय हेलमेट भी नहीं हुआ करते थे, पीछे भी तेज़ बॉलर हुआ करते थे, प्रोटेक्शंस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तब जाके वो लड़का 16 साल का लड़का पाकिस्तान के सामने डटा, अपनी नाक तुड़वाई और फिर भी वो डटा रहा, मैं खेलेगा। ठीक है, तो तेंदुलकर से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ये तेंदुलकर ना एक कहते हैं कि एक प्रकाष्ठा है, यानी कि अगर आप सम्मान या एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहें जिसने अपनी काबिलियत के दम पे पूरा क्रिकेट को बदल कर रख दिया और क्रिकेट में इतना रिवाइवलेशन लेके आ गए हों, तो वो सर सचिन तेंदुलकर साहब हैं और इन्हें नमन है। भारत रत्न भी इन्हें मिला है, भारत रत्न भी हैं और हम इनकी कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर की, इन्होंने एक सपना देखा कि वर्ल्ड कप जीतना है, वो सपना भी पूरा हुआ। वो इनकी जीवन का अंतिम वर्ल्ड कप था 2011, वो वर्ल्ड कप भी भारत जीता और इनका सपना पूरा हुआ। तो हम जब सपने देखते हैं वो एक, अगर हम मेहनती हैं और अपने काम में लगे रहेंगे तो आप एक दिन अपने सपनों को साकार अवश्य कर पाएंगे। ये मेहनत के लिए
अगर कोई तैयार है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए आज की करंट अफेयर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसे रही आज की क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं लगातार क्लासेस लाता रहूँगा। इसके अलावा चैनल पर और भी क्लासेस आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नौकरी लेके रहनी है, हमारा जो हक है उसे लेंगे, मेहनत के साथ लेंगे और तैयारी से लेंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।